हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। जैसा कि आप ये जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृश्य संवेदना को जागृत करती है या वस्तुओं को देखने में मदद करती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश का एक गुण होता है प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का ही एक गुण और होता है कौन सा, अपवर्तन। तो इन्हीं दो टॉपिक पे बेस्ड हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूर आपको बेहतरीन वीडियो लगेगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर आप लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में बात करने वाले हैं प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जब भी ये ट्रांसफ़र होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक, इसी के साथ ही साथ प्रकाश के एक अन्य गुण भी होता है। जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, प्रकाश कैसी तरंगें होती हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो किसी एक माध्यम में सदैव सरल रेखा में चलती हैं। इनको चलने के लिए अगर बात करें तो एक सदैव सीधी रेखा का ही अनुसरण करती हैं, किसी और पथ का अनुसरण नहीं करती हैं। कब तक, जब तक कि इनके माध्यम में बदलाव नहीं किया जाता है। माध्यम कहने का मतलब अगर हम बात करें, जैसे प्रकाश की किरण क्या होती है, केवल प्रकाश कहाँ चलती हो, वायु में चलती हो, या फिर केवल पानी में चलती हो। तो इस तरीके से माध्यम क्या रहेगा, एक समान रहेगा। केवल वायु में चलेगा तो एक ही माध्यम रहेगा, ऐसे ही केवल जल में चलेगा, पानी में चलेगा तो भी माध्यम क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक माध्यम एक समान होता है, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। खास बात है यहाँ पर समझने के लिए। जैसे प्रकाश सूर्य की जो होती है अंतरिक्ष से चलकर पृथ्वी तक पहुँचती है, ये बात तो सबको पता होगा। तो कुछ ऐसा भी रीजन होता है जब वो पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर की अगर बात करें, जैसे कि अंतरिक्ष में हम बात करें, तो उस अंतरिक्ष वाले भाग में कोई भी माध्यम नहीं होता, न हवा न पानी, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जगह पर भी क्या होता है, प्रकाश जब चल सकता है तो इससे यही साबित होता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, संचरित होता रहता है। साथ ही साथ आपको समझना चाहिए कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। कहने का मतलब क्या है, जब प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफ़र होती है, उसके रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी, पारदर्शी कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें से प्रकाश एक इस पार से उस पार निकल जाती हो। लेकिन अपारदर्शी कहने का तात्पर्य ये होता है कि प्रकाश किसी ऐसे पृष्ठ पर पड़े जिसके इस पार से उस पार न निकलती हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो वही है एक बात समझने वाली कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अगर उसके मार्ग में कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध की क्या बनाती है, वो छाया बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमको समझने को मिलता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, ये भी हमको क्या करना चाहिए, लर्न रखना चाहिए कि प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात कहने का मतलब ऐसा माध्यम जहाँ पर कुछ भी ना हो, जैसे कि निर्वात। निर्वात क्या आपका होता है, अंतरिक्ष वाले भाग को कहते हैं। अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है, हवा पानी कुछ भी नहीं है, ऐसे भाग को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, यानी सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलती है, निर्वात में चलती है। वो भी कितनी होती है, वहाँ की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। साथ में अगर प्रकाश के अन्य गुणों की हम बात करें तो दृश्य प्रकाश होता है। और दृश्य प्रकाश की गुण में समझने वाली बात यहाँ ये है कि हर प्रकाश एक क्या है, तरंग होती है। और तरंग का अगर विजुअल तरंग की तरंगदैर्घ्य की हम बात करें तो यहाँ पर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर ये रेंज कहाँ तक बनता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक का बनता है।
तो ये हमको लर्न रखना चाहिए कि जो विजुअल प्रकाश होता है मतलब दृश्य प्रकाश होता है, उस दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य रेंज जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक चलती है। तो ये भी प्रकाश की क्या होती है, एक प्रकार की गुण होती है जो हमको क्या करना चाहिए, लर्न रखनी चाहिए, समझनी चाहिए और हमेशा के लिए इसको प्रिपेयर रखना चाहिए। इसी क्रम में प्रकाश के परावर्तन की बात आती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ पर, जैसे किसी चिकनी सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से वो क्या होता है, जिस मार्ग से आता है ना, या जिस माध्यम से वो आता है उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाता है। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी, देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जस्ट उसको आप देख के समझ पाएंगे कि ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण आने वाली, जिसका क्या नाम होता है, आपतित किरण। और ये नीचे जो ये प्लेन सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है, चिकना सतह है, ये कह सकते हैं आपकी ये क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है। जब प्रकाश की किरण आती है तो उसका नाम रखा गया क्या चीज़, आपतित किरण। देख सकते हैं यहाँ आपतित किरण आती है, यहाँ पर जिस बिंदु से ये मिलती है उसका नाम होता है आपतन बिंदु। इसका, इस पॉइंट का क्या नाम है, आपतन बिंदु नाम है। इस बिंदु को हमको प्रिपेयर रखना चाहिए कि लाइट जहाँ पर इंसिडेंट होती है, जहाँ पर आपतित होती है, उस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु नाम है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो इस मार्ग से आगे की तरफ बढ़ती है, इस लाइट रे का जो नेम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो काल्पनिक एक डॉटेड लाइन दिखाई गई है इमेजिनरी फॉर्मेट में, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ये जो आपतन कोण और ये क्या होती है, परावर्तन कोण, इनको क्रमशः आई तथा आर से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, सपोज करिए ये क्या माध्यम है, वायु है, किसी एक माध्यम से आकर किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई रहती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है। अब परावर्तन से संबंधित कुछ नियम भी होते हैं, समझ लेनी चाहिए। यहाँ आपतन कोण आपका आई है और परावर्तन कोण आपका क्या है, आर। ठीक। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम अगर समझने की हम बात करें तो दूसरे नियम में हमारा क्या आता है, आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण इंसिडेंट रे हो गई, दर्पण के आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और तथा साथ ही साथ परावर्तित किरण। ये देख सकते हैं आप, ये परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण ये सभी के सभी तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब कहने के वो एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये हमको क्या करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड हमको न्यूमेरिकल भी करने होते हैं। जस्ट इसी के बाद एक पॉइंट हमको पढ़ने को मिलता है, क्या चीज़, प्रतिबिंब। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, प्रतिबिंब, जिसे क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। इमेज या प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। तो आपको ये याद रखनी चाहिए कि इमेज वहाँ पर बनता है या प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है जहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। उसी बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये आपको हम आगे चल के भी अभी समझाएंगे, जस्ट इसी के बाद कहीं ना कहीं ये आएगा। अब आता है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब तो दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। पहला चीज, अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब कहने का, जब कोई प्रकाश की किरण आती हों और परावर्तित तो होती हैं और परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और जब आभासी रूप से प्रतिच्छेदित करती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। जस्ट आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ ये क्या है, एवी वस्तु है जिससे क्या कहा जाएगा, बिंब कहा जाएगा।
और ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है यानी छाया है। किस चीज़ की, ए बी वस्तु की छाया कौन है, ए डैश बी डैश है। बीच में आप देख पा रहे हो ये क्या है, एक समतल दर्पण रखा गया है। समतल दर्पण का एक सरफेस, ये जो बैक साइड है ये पॉलिश किया गया है, और फ्रंट साइड क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस होती है, और ये बैक पोर्शन जो होती है इसकी, ये कौन सी भाग होती है, पॉलिश सरफेस होती है। आप आपके घरों में हमेशा समतल मिरर जो होता है, प्लेन मिरर होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, बिल्कुल उसी की ये बात हम कर रहे हैं। ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। देखिए कभी भी कोई लाइट रे किसी मिरर के बैक पोर्शन पे नहीं जा पाती, मतलब उसको छेद के आगे थोड़ी निकल जाएगी। वो बस एक डाटेड फॉर्मेट में दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है कि ये रियल फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक, ये इमेजिनरी फॉर्मेट में दिखता है, मीन्स कहने का यहाँ पर ये वर्चुअल फॉर्मेट में होता है, यानी ये कैसा होता है, आभासी होता है। यानी हम महसूस करते हैं, फील करते हैं कि वो चीज़ वहाँ पर ही बनता है, उसके सिवा और कहीं नहीं बनता है। तो बस यही बात समझना है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं, या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, ये आपको कहना है। प्रतिच्छेदित यहाँ पे क्लियर तरीके से नहीं होती, यहाँ पे क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। बस उसको हम लोगों को लगता है कि वहाँ पे वो क्या करती होंगी, प्रतिच्छेद करती। देखिए ये आपतित किरण हो गई, ये भी एक आपतित किरण हो गई, लेकिन ये क्या हो गई, परावर्तित। इधर से ये परावर्तित हुई है, वैसे जस्ट यहाँ से भी परावर्तन हुआ है, लेकिन इन दोनों रेज को जब बैक साइड बढ़ाया गया, दोनों एक दूसरे को आकर के कहाँ पर, ए डैश पे प्रतिच्छेद करती हैं। ये आभासी रूप से प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए यहाँ पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में सबसे बड़ा एक अंतर और होता है, ये सदैव दर्पण के सामने बनता है। कौन, जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के फ्रंट में ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के बैक साइड बनता है। आप इसको भी याद रखेंगे इस बात को। जस्ट इसके बाद आता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी अंतर यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो मतलब आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को आप ऐसा नहीं कर सकते, उसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी डिफरेंस यहाँ पे मिलती है पढ़ने को, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आपको ये याद रखना चाहिए हमेशा। जस्ट इसी का अपोजिट आभासी प्रतिबिंब जो होता है, जो वर्चुअल इमेज होता है, वो सीधा बनता है। ठीक है, यानी आभासी के साथ आप याद रखेंगे सीधा, और ऐसे ही जस्ट वास्तविक प्रतिबिंब के साथ याद रखेंगे क्या चीज़, उल्टा। ठीक है, जस्ट आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने वाले कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। जस्ट उसी को हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये भी क्या है, वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। आपको बता दें यहाँ पे बनने वाला जो प्रतिबिंब है कि जितनी डिस्टेंस पर ये वस्तु होती है, दर्पण से ये दूरी जितनी है, ठीक उतनी ही दूरी पर क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरी जो विशेष बात याद रखने वाली यहाँ पर है कि जितने आकार का ये वस्तु है, मतलब हाइट इसका जितना वस्तु का है, बिंब का है, ठीक उतने ही हाइट यहाँ पर क्या होती है, इमेज की होती है। ये आप याद रखना है। आपको एक बात और याद रखना है, यहाँ बनने वाला जो प्रतिबिंब वो कैसा है, आभासी है और सीधा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी की वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी ये दूरी और ये दूरी हमने बताया अभी जस्ट क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यहाँ पे परिवर्तित शब्द का मतलब उल्टा। ये एक बात आपको याद रखनी चाहिए, लेफ्ट और राइट है ना, दो चीज़ें हैं। अगर साइन यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पर आप कभी भी प्लेन मिरर में देखते हो अपने आप को, उसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है इमेज। इस तरीके से ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब लेफ्ट का राइट हो जाए और राइट का लेफ्ट हो जाए, इस तरीके का जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व उल्टा या फिर लैटरल इन्वर्स कहा जाता है। ठीक है, हम यही कहेंगे इसको, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में हो जाए तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पार्श्व उल्टा कहते हैं। ठीक है,
यानी यहाँ पर बायां भाग दायां बन जाएगा और दायां भाग क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा। ठीक है, अब आता है हमको पढ़ने के लिए क्या चीज़, गोलीय दर्पण, है ना। समतल दर्पण की बातें यहाँ पर समाप्त होती हैं। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है। आपको बता दें गोलीय दर्पण से क्या लगता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो कैसा होगा, बिल्कुल गोल सा होगा। चलिए हमने कह दिया ये क्या है, एक गोल सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये गोल सा ऑब्जेक्ट हो गया। इस गोल से मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, ये खोखला, हम सब बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं आपको समझने के लिए। ये क्या है, एक कांच का गोलीय कोश है, मतलब अंदर से खाली है, जैसे फुटबॉल होता है ठीक उसी तरीके से अंदर से खाली है। ये ग्लास का है, कांच का है। इसको हमने क्या किया, आधे भाग से कट कर दिया। कट करने के बाद जो बना डायग्राम वो इस तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल ये गोल वाला भाग हो गया। और ये इसका बैक पोर्शन, इसको थोड़ा बड़ा बना के समझे हम लोग, इस तरीके से होगा ये, ठीक इस तरह। तो ये जो भाग है ये इसका ये वाला भाग है, आप समझ सकते हैं। ये ऐसे रहा होगा, पहले ये ऐसे रहा होगा, ठीक। उसके बाद क्या किया गया होगा, इसको पॉलिश किया गया होगा। पॉलिश करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर HG की ज़रूरत पड़ती है, मरकरी पारा जो होता है, या फिर इसको सिल्वर से पॉलिश किया जाता है AG से। लेकिन AG इतना सस्ता भी नहीं होता कि आप चाहे जहाँ पॉलिश करने लगें। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मरकरी से पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करने पर क्या करने के, इसकी सुरक्षा के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे लिए, हमको क्या करना है, इधर किससे पॉलिश करेंगे, रेड ऑक्साइड जो होता है। रेड ऑक्साइड कहने का मतलब कि जो आप प्राइमर जानते हैं या पेंटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, उसी से क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो मरकरी क्या रहता है, हिफाजत से सुरक्षित यहाँ पर पड़ा रहता है। तो ये जो भीतर वाला सरफेस बना, यानी ये वाला सरफेस, इसका क्या नाम होता है, परावर्तक तल होता है। और इसका क्या नाम होता है जी, इसका नाम होता है क्या, पॉलिश्ड सरफेस। यानी इसको क्या कहेंगे, पॉलिशदार सतह कहेंगे। और भीतर वाले भाग को क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी ये झुका हुआ जो तल है उसको हम क्या कह रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ कह रहे हैं। और जो ये उठा हुआ तल है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, जो उठा हुआ तल को हम लोग कहेंगे क्या, यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस कहेंगे। ठीक है, तो दो तीन बातों को आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल प्रिपेयर करके आगे की ओर बढ़ना है। जस्ट देखिए यहाँ पे जस्ट आगे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। देख लीजिए यहाँ केवल ये गोली दर्पण को डिफाइन किया है। तो गोली दर्पण में या तो भीतर की तरफ या तो बाहर की तरफ कोई भी हो सकता है परावर्तक तल। अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें, इस वाले डायग्राम की जो यहाँ पे बना हुआ है चित्र में, अगर उसकी बात करें तो ये है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, अवतल। देखिए जस्ट आगे लिखा है गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, मतलब घूमा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। मस्त इसी के बाद आपको पढ़ने के लिए ये देखिए, ये इसका उठा हुआ तल उभार वाला पृष्ठ है। तो इस उभार वाले पृष्ठ को आप अगर देखें तो उभार वाला पृष्ठ आपका क्या है, परावर्तक तल है। और भीतर वाला जो पृष्ठ है वो कैसा होगा, यहाँ का पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये जो सीडेड रीजन होता है ना, इसी से पता चलता है कि पॉलिश्ड सरफेस है कि नहीं है। ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, विशेष बातें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी, जिनको आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो। सबके लिए ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑप्टिक्स पोर्शन 10th और 12th दोनों के क्लास में अवेलेबल है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, दोनों में ही अवेलेबल है। और हर किसी में वाइवा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इनको पढ़ना। देख सकते हैं यहाँ पे एक C है, एक पॉइंट यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा, P। तो आप देख पाएंगे यहाँ देखिए P होगा, बीच में F है, फिर R है, ये MN आपको क्या मिल जाएगा, MN यहाँ पे मिरर है जिसका नाम है क्या चीज़, अवतल दर्पण। इस मिरर का क्या नाम है, इस दर्पण का क्या नाम, अवतल दर्पण है, क्योंकि ये बीच से क्या झुका हुआ है। ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आगे का क्या है, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, यानी पोल किसे कहते हैं।
आपको बता दी ये जो अवतल पृष्ठ है मानी झुका हुआ जो पृष्ठ है, इस झुके हुए तल के या पृष्ठ का जो मिड पॉइंट है, बीचों बीच वाला पॉइंट, ये जहाँ पे हमने रेड पॉइंट से बिल्कुल यहाँ पे मार्क किया, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होता है, ध्रुव होता है। मतलब परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं भाई, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग P से यानी पोल से डिनोट करते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः जो P अक्षर से निरूपित करते हैं। बात वही है जो हमने भी जस्ट समझाया, कहने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है कि ये जो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जस्ट इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है भाई, ये जो वक्रता केंद्र ना, ये जो सी है, सी मीन्स कहने का ये जो गोलीय कोष जब ये रहा होगा गोली दर्पण, तो उसका कुछ सेंटर रहा होगा, उसी सेंटर को हम यहाँ क्या कहते हैं, सी कहते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वक्रता केंद्र और पी से पास करने वाली जो वर्चुअल लाइन होती है या फिर काल्पनिक रेखा होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये जो लाइन ब्लू कलर में आपको दिख रही है, ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के बाद अब आपको बात करनी है किस चीज़ की, समझना है किसको, हमको वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र को हमने बताया, जस्ट यहाँ देख सकते हैं ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो गोलीय कोष का जो केंद्र होगा वही केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या आती है। वक्रता त्रिज्या सी से लेकर के पी तक की जो दूरी होती है, इसको क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर आता है द्वारक। द्वारक क्या होता है भाई, एपर्चर। एपर्चर कहने का मतलब ये जो यमयन भाग आपको दिख रही है, ये आप देख पा रहे होंगे, यमयन, यम से लेकर के यन तक ये भाग, यानी जितना परावर्तक पृष्ठ खुला होता है उसके डायमीटर की बात करेंगे, यानी उसके व्यास की बात करते हैं। तो वो व्यास जो होता है ना, वही व्यास यानी यमयन भाग जो जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाता है। फिर इसके बाद आता है मुख्य फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है मुख्य फोकस। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, बस तो इसको हम दूसरे तरीके से आपको समझा रहे हैं, जरा समझिएगा। समझने के लिए हमको क्या करना है, इस फिगर को फिर से एक बार बना करके यहाँ पर समझ लेना है। देखिए क्या करते हैं हम, एक अवतल दर्पण बना लिया। चलिए इसको हमने क्या कर दिया, एक अवतल दर्पण बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा कौन है, सी है, और ये हमारा कौन है, पी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर मतलब इसी के पैरेलल, मुख्य अक्ष हमारा यही है, सीपी रेखा जो है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए एक रेज और हम ले लिए हैं, ये हो गया, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो जस्ट इस तरीके से जब ये लाइट रे यहाँ से गुजरेगी, तो जहाँ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिलती हैं उस बिंदु का क्या नाम होता है, फोकस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। देख सकते हैं यहाँ ये एफ क्या है, फोकस है। तो फोकस की एक और डेफिनेशन होती है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीचों बीच में क्या है, फोकस है। ठीक, अब इसी क्रम में अगर हम आगे चल के देखेंगे तो कुछ अन्य परिभाषाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि अब ये जस्ट आगे हम देखने वाले हैं। वो कौन सा पॉइंट है, मुख्य फोकस हो गया हमारा। फोकस के बाद फोकस दूरी भी समझ लेते हैं। फोकस दूरी मतलब ये एफ से लेकर के पी तक की जो दूरी होती है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होगी भाई, समझने के लिए हमको फोकस दूरी सब क्या, कहाँ से लेकर कहाँ तक, जो हमारा ध्रुव होता है, ध्रुव के साथ ही साथ ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और वही स्मॉल एफ हमारा क्या हुआ करता है, फोकल लेंथ होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, और अगर बात कर दें तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कुछ संबंध भी बताया जाता है। अभी जस्ट हमने बताया कि ये जो एफ होता है ना, सी और पी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आर है ना वक्रता त्रिज्या, वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। तो जो वक्रता त्रिज्या है वो किसके दुगनी के बराबर होता है, फोकस दूरी के, यानी फोकल लेंथ के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक, इसी क्रम में अगर बात करेंगे पढ़ने के लिए हमको मिलेगा क्या चीज़, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनने वाले कुछ नियम। यानी हमको ये जब भी रे डायग्राम बनाना होगा, जब भी किरण आरेख बनाना होगा, तो हमको इस नियम की क्या होती है, आवश्यकता होती है।
और तब हम जा कर के इन्हीं सभी नियमों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रकाश की किरण ब्लू वाली यहाँ से चली है, ऐसे ऐसे चल के ये देखिए इस पाथ से का अनुसरण करते यहाँ से ये ऐसे गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? फोकस से होकर गुजर रही है। तो इसका मतलब आप जब भी ये समझ जाओ कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। अगर जस्ट इसी के उत्तल दर्पण की बात करेंगे, इस तरीके से कोई दर्पण बना हो और ये इसका क्या हो? मुख्य अक्ष हो, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आता हो तो ये ऐसे चला जाता है बाहर वापस। लेकिन इसको बैक साइड बढ़ाते हैं तो किसी एक पॉइंट से होकर ये गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, तो यहाँ यह आभासी रूप से प्राप्त होता है और यहाँ यह वास्तविक रूप से प्राप्त होता है। तो दोनों को आपको क्या करना, अच्छे तरीके से समझ के तैयार रखना चाहिए। इसी क्रम में हमको जस्ट आगे बताना है क्या चीज़, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो किरण होती है ना, मुख्य फोकस से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजर गई है ना, किससे गुजर रही है? मुख्य फोकस से अगर गुजर जाती है। ये देखिए यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, किससे होकर आ रही है? ब्लू लाइन कौन से? एफ से होकर जा रही है और यहाँ टकराती है अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण के सामने जब भी कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? फोकस से आती है, तो सदैव वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो तीसरी बिंदु यहाँ पर है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो सदैव वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वह आती है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? तीसरा पॉइंट। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कोई प्रकाश की किरण सी से गई और यहाँ से टकरा के वापस लौट गई। तो प्रकाश के ये तीन आपके क्या हो गए? मुख्य नियम हो गए। और एक नियम छूट रहा था, कौन था? ये वाला, यदि कोई प्रकाश किरण इस पथ का अनुसरण करते हुए पी से टकरा के वापस लौट रही है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये भी आप परावर्तन के नियम से जानते हैं। ठीक, इसी क्रम में हम लोगों को अब पढ़ लेना चाहिए क्या चीज? अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। ठीक है, कि मतलब वस्तु को अथवा बिंब को अलग अलग स्थितियों में हम लोग रखेंगे तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। देखिए पहले केस में क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब बहुत दूर हो, तो उस केस में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। अत्यधिक छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, बिंदु के आकार का होता है। जब सी से परे हो, मतलब सी के थोड़ा बाईं तरफ हो, उस दौरान बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है एफ और सी के बीच होता है, वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु सी पर होता है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसी पर आगे और चलते हैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच आता है तो प्रतिबिंब जो बनता है ना वो सी से परे बन जाता है, दूर बन जाता है। इस केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये अगर वस्तु कहाँ पर आ जाए, बिंब कहाँ पर आ जाए? फोकस पर आ जाए, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनता, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब एक लास्ट केस इसका ये है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच आ जाए तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित रूप से बड़ा बनता है यानी बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। इतनी सारी बातों को हमको क्या कर लेना चाहिए इस इमेज से तैयार। अब इन सभी केस के लिए हम क्या करते हैं? रे डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये देख सकते हैं पहली स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पर है अभी? वस्तु अनंत पर। ये डॉटेड लाइन जो दिखाई जा रही है ये कहाँ के लिए बताया जा रही है? वस्तु अभी बहुत दूर है, अनंत पर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। ये आप यहाँ बता देंगे क्योंकि यहाँ जस्ट इसी के ऊपर हमने अभी डिस्कस किया
कि यहाँ बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा और बिंदु के आकार का बनता है। तो देख लीजिए, मुखज के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर मिल रही हैं। और यहाँ बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है उसकी आकार कैसी होती है, बहुत ही छोटी बिंदु के आकार की होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। दूसरे केस में देख सकते हैं यहाँ पर वस्तु जो है ना, यहाँ सी है तो सी से परे यहाँ ए भी वस्तु है यानी बिंब है, इसके द्वारा बनना हुआ जो प्रतिबिंब वो सी और एफ के बीच बनता है। ए डैश बी डैश यहाँ क्या है, प्रतिबिंब है। लेकिन इस केस में वस्तु का आकार कैसा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु के कंपेरिजन अगर ये देखेंगे ए बी की आकार और ए डैश बी डैश की आकार, तो इसमें ए डैश बी डैश थोड़ी छोटी आपको प्रतीत होगी। यानी इस केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटे आकार का होता है, आकार में छोटा, वास्तविक उल्टा, ठीक, सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या चीज़ है, वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो जाए। ए डैश बी डैश कहाँ गया, वस्तु कहाँ पर आ गया, वक्रता केंद्र पर आ गया, सी पर आ गया, तो उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ए डैश बी डैश जस्ट उसी के नीचे वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का बनता है। इसके बाद आता है जब वस्तु कहाँ पर आ जाए, सी और एफ के बीच आ जाए। देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए बी वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बना हुआ ए डैश बी डैश सी से परे बन गया, सी से बाईं तरफ बन गया है। लेकिन इस केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़े आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब वस्तु कहाँ आ गया, फोकस पर आ गया। मीन्स कहने का हम वस्तु को अनंत से इधर दर्पण की ओर खिसका रहे हैं, यानी लेफ्ट से राइट की ओर ला रहे हैं, दर्पण के नज़दीक ला रहे हैं और अलग अलग स्थितियों पर बने हुए प्रतिबिंब का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी वस्तु कहाँ पर था, सी पर था, लेकिन इस केस में, केस नंबर 4 में देखने को हमको मिल रहा है कि वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच है। तो इस केस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना है। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं था जिसमें प्रतिबिंब क्या बना हो, बड़ा बना हो। इसके पहले वाले केस में बराबर बना था, बराबर आकार का वास्तविक और उल्टा। लेकिन इस केस में क्या है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा बना हुआ है। पांचवा पॉइंट हमको पढ़ने को मिलता है, जस्ट इसी की तरह वस्तु को और आगे लेके जाया गया, कहाँ पर, फोकस पर रख देते हैं। तो फोकस पर बने हुए प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो कहाँ पर, ये देखिए परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को, हमने पहले डिस्कस किया था कि जहाँ परावर्तित किरण, देख लीजिए आप, ये प्रकाश की किरण आपतित है, आपतित किरणें बिल्कुल इसी पथ का अनुसरण करते हैं। देखिए ये आपतित किरण यहाँ से टकरा के परावर्तित किरण हो गई। जस्ट इसी तरीके से ये भी आपकी क्या है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, टकरा के ये परावर्तित किरण हो गई। तो दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर, बी डैश पे प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, यानी ये क्या बनेगा, तब यहाँ प्रतिबिंब होगा। तो जहाँ कहीं भी परावर्तित किरणें दो या दो से अधिक कट करती हैं वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जहाँ आपतित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद की रहती हैं वहाँ पर कौन होता है, वस्तु रहता है या फिर बिंब रहता है। इन बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। जस्ट आप इसमें देख पा रहे हैं वस्तु कहाँ पर आ गया, फोकस पर आ गया। तो जब फोकस पर आ जाता है तो ये अनंत पर जाके उसकी स्थिति बनती है प्रतिबिंब की। तो आपको ये क्या करना है, तैयार कर लेना चाहिए। अंतिम केस आता है इसका, जब वस्तु एफ और पी के बीच आ जाएगा तो इस केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है। इसी केस में हम लोग इसका ज़्यादातर इस दर्पण का इस्तेमाल भी करते हैं। यही वो केस है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा दिखाता है और साथ में पार्श्व उल्टा भी दिखा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग की बात कर लें। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है, जैसे समांतर टार्च सर्च लाइट तथा वाहनों में हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। मीन्स कहने का जो टार्च होता है ना, टार्च में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दांत का जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ पर एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या अगर बात करें, जैसे इसको हमने बता रखा पहले, लेकिन आप देख पा रहे होंगे मुख के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई है और टकरा करके वापस लौट गई है, लेकिन उसको आगे की तरफ अगर बढ़ाया गया है तो वो कहाँ पर, एफ पर आके प्रतिच्छेद करती है। तो ये उत्तल दर्पण द्वारा
रे डायग्राम बनने के कुछ क्या है नियम है, लेकिन यहाँ पे सभी केस में कैसे बन रहे हैं, आभासी रूप में रे डायग्राम बन रहा है। सभी में डॉटेड लाइन आपको दर्पण के पीछे देखने को मिल जाएगी। दूसरी पॉइंट है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए अगर कोई प्रकाश की किरण ऊपर से आ रहा हो इस पथ पर और वो टकरा करके मुख्य अक्ष के, तब क्या हो जाएगा समांतर। जैसे इस पथ पर आ रहा हो, टकराया और वापस ऐसे लौट गया, तो ये आने वाली जो रेज है वो किस पथ का अनुसरण कर रही है, फोकस पर जाने की प्रयास कर रही है, लेकिन जा नहीं पाएगी बेचारी, टकरा जाएगी इधर। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के वो गुजर जाएगा। आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए। जस्ट इसके बाद है यदि कोई प्रकाश की किरण किस पथ पर आने की प्रयास कर रही हो, वक्रता केंद्र पर आने की प्रयास कर रही हो, पुनः प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। लेकिन इसको हम डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ा के इसीलिए रखे हुए हैं ताकि ये समझ पाएँ आप कि ये प्रकाश की किरण किस पथ का अनुसरण करने वाली है, बिंदु सी से जाने के लिए उसी पथ का अनुसरण करने वाली है। एक आता और पॉइंट पढ़ने के लिए, यदि कोई प्रकाश की किरण इस पथ का अनुसरण कर रही होगी तो टकरा के वापस लौट जाती है, हमने अवतल दर्पण में भी पढ़ा। ठीक है, आगे बनता है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो पहला केस जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु के आकार का, आभासी तथा सीधा होता है और दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ये भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। देख पा रहे होंगे यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण ए बी कहाँ पर, अनंत पर है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात दर्पण से कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एफ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये एफ क्या यहाँ फोकस है, तो यहीं पर वो बिंदु के आकार का प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है। इसको आप पर्दे पे देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा महसूस होता है, मालूम पड़ता है कि वो कहाँ मिलता होगा, एफ पर मिलता होगा। दूसरा पॉइंट है जब वस्तु किसी निश्चित दूरी पर आ जाए, मतलब दर्पण के नज़दीक आ जाए, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं स्थित हो, तो इसका बनने वाला जो प्रतिबिंब है यहाँ देख पा रहे होंगे बहुत छोटा बना है ए डैश बी डैश, लेकिन ये भी कैसा बना हुआ है, आभासी है ना, कैसा बना हुआ है, आभासी है। तो आभासी के साथ हमेशा सीधा आपको याद रखना, वर्चुअल इरेक्ट के फॉर्म में ये बनता है, वर्चुअल ये कैसा है, सीधा है। ठीक, तो ये सभी बातें हो गई क्या चीज़, उत्तल दर्पण के से प्रतिबिंब के बनने से संबंधित। फिर आगे पढ़ने को मिलता है क्या चीज़, उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। पहली चीज़ तो यातायात जो साधन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनकी जो साइड मिरर होती है ना, साइड में ड्राइवर के बगल में लगा हुआ मिरर, वो जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है इस दर्पण की कि ये छोटे से जगह में ना बहुत ज़्यादा रीजन को कवर करा देता है, मतलब ज़्यादा क्षेत्र को छोटे से मिरर में दिखाता है। ये यही वजह है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा वजह जो गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण ये क्या करता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में बदलाव करता है, अप डाउन में परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाता है। तो उल्टा मतलब अप डाउन में परिवर्तन होता है, मतलब ऊपर का नीचे बन जाएगा, नीचे का ऊपर बन जाएगा, ऐसे बदलाव होता है। ये अवतल दर्पण में होता है। और उत्तल दर्पण में किस रूप में बदलाव होता है, उत्तल दर्पण ऊपर नीचे में कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन लेफ्ट का राइट में केवल बदलाव करता है। इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए कि एम्बुलेंस में सामने क्यों उल्टा अक्षरों से ये लिखा गया रहता है, तो रीज़न यही है कि उसके सामने चलने वाली गाड़ियाँ जो होंगी वो क्या करेंगी, अपने मिरर में जब इसको देखेंगी तो कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। क्योंकि ये लेफ्ट का राइट में परिवर्तन करता है, तो एम्बुलेंस को लिखा हुआ कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। और उसको क्या करेंगी, बड़ी गाड़ियाँ पास दे देंगी, जिससे कि वो एम्बुलेंस क्या होगा, आगे की ओर निकल जाएगा। फिर आता है गोली दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। आपको बता दें ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ, उसी डायग्राम पे सारी बातों को मैं समझा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये क्या है आपका P, जैसे कि आप जानते हो ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका क्या हो गया एक्स अक्ष और ये आपका क्या हो गया वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, है ना। तो ये दोनों अक्षों को एक दूसरे से 90 डिग्री पे कोण पे कट करते हैं। फिलहाल आपको ये मैथ नहीं पढ़ना, हमको यहाँ यही समझना है कि ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ समझिएगा, इस चिन्ह परिपाटी का नियम का कहना ये है कि जितनी भी दूरियों को आप नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से बाईं की तरफ या ध्रुव से दाएं की तरफ। ये दूरियों को नापने का पहला नियम। जब भी नापी जाएगी कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी।
दूसरी खास बात यहाँ पर अगर बाईं तरफ की दूरी नापी जा रही है तो वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, और दाईं तरफ की दूरी नापी जा रही है तो कैसी होगी, धनात्मक होगी। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो बाईं तरफ होती है। वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, माइनस की होती है अवतल दर्पण की, है ना। तो ये दोनों बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। और वस्तु जब भी रखा जाता है इस दर्पण के सामने बाईं तरफ रखी जाती, कभी भी दाईं तरफ वस्तु को नहीं रखा जाएगा। ये भी इस नियम का एक हिस्सा है। तो पहला नियम ये हो गया कि वस्तु को कहाँ पर, बाईं तरफ रख रहे हैं। दूरियों को कहाँ से कहाँ तक नापते हैं, बाईं तरफ, सॉरी ध्रुव से नापते हैं। और अगर बात करें ध्रुव से दाहिनी तरफ नापने की तो ये कैसी होती है, धनात्मक होती है। और बाएं तरफ की बात करेंगे तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ऊपर की तरफ नापते हैं, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, ऊंचाई ऊपर की ओर, तो कैसा लेंगे, धन का लेंगे, प्लस का लेंगे। और नीचे की तरफ की बात करेंगे तो कैसा लेंगे, माइनस का लेंगे। ये हमारा क्या होता है, दर्पण तो होता ही, आपको पहले से बताया जा चुका है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम में समझने के लिए होती हैं। तो इतना अगर साइन कन्वेंशन रूल आप जानते हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व आपके हो जाएंगे। एक बात और देखिए, बिंब की दूरी को हमेशा हम u से डिनोट करेंगे, लेकिन ये जो u होगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि हमने कहा ना वस्तु जब भी रखेंगे वो दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, दूरी जब नापेंगे बाईं तरफ तो कैसा होगा, माइनस का होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अभी जस्ट हमने बताया आपको कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी भाई, ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, कैसी होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है ना दर्पण के दाहिनी तरफ होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। कौन होता है, 1/v + 1/u = 1/e। अब जहाँ v क्या होता है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, u बिंब अथवा वस्तु की दर्पण से दूरी है, और यह फोकस दूरी है। ठीक है, जस्ट इसके बाद हमको पढ़ने को मिलता है क्या चीज़, आवर्धन। एक बात और बता दें, दर्पण के सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको इस फार्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है कराएं, क्योंकि लास्ट में हमने एक्सरसाइज अभी देखा नहीं है कि क्या है वो, तो उसके आधार पर आपको सॉल्व करा सकते हैं। वैसे अगर आपकी डिमांड होगी तो ज़रूर इस चैप्टर से हम अलग से आपको केवल न्यूमेरिकल के ही एक क्लास में बता देंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे सॉल्व। आवर्धन की अगर हम बात करें, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न हुआ अपेक्षित विस्तार जिनके द्वारा ज्ञात होता है, ये सॉरी ज्ञान लिखा हुआ, ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है या कितना गुना बड़ा है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे फार्मूला बना हुआ है। पहली बात तो रेखीय आवर्धन या आवर्धन की हम बात करें, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। इसके परिभाषा को बनाएं तो किसी अवतल अथवा सिंपली कह दें किसी गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ये इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा है कि बड़ा है। ठीक, तो हमारा एक फार्मूला तो ये हो गया, HI/HO, मतलब HI मतलब हाइट ऑफ इमेज और HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं तो -v/u भी लिखा जाता है। तो जनरल फार्मूला हमारा पूरा टोटल क्या हो गया, m = HI/HO = -v/u होता है। अब बात समझने के लिए, यदि m ऋणात्मक होगा तो वस्तु कैसा होगा, वास्तविक, सॉरी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर m की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आए, कहीं कैलकुलेशन करते हैं किसी न्यूमेरिकल में और m की वैल्यू कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। और अगर धनात्मक आ जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक, तो ध्यान रखना हमको। अगर HI = HO हो जाए तो इसका मतलब वस्तु और इमेज यानी प्रतिबिंब दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर आकार का होगा। और इससे यह ज्ञात होता है कि जो वस्तु होता होगा वो कहाँ पर रखा गया होगा, वक्रता केंद्र पर रखा गया होगा। कहाँ के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक, फिर आता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर इमेज का आकार क्या हो, वस्तु के आकार से बड़ा हो, इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब बिंब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे m > 1 के लिए, एक से बड़ा अगर m का मान हो गया तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसका उल्टा हो गया तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी एक बात आप याद रखिएगा। समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान सदैव +1 होता है और इसको प्लस करके हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यम पॉजिटिव है तो यम <1 तो दर्पण कौन सा है, उत्तल हो जाएगा। अगर यम का मान धनात्मक और 1 से कम है तो ये कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। जस्ट इसी के बाद यम अगर पॉजिटिव और >1 हो गया उल्टा इसी का, तो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। यम अगर निगेटिव हो गया तो भी क्या होगा, यहाँ पर अवतल दर्पण होता है। अब देखिए प्रश्नावली आ जाता है, एक्सरसाइज आपका। सवाल है यदि समतल दर्पण का आवर्धन 1 है तो यह क्या दर्शाता है। दर्शाता यह है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का बनता है और दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण कौन सा है बताइए कि, और उसकी फोकस दूरी क्या है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको हम बताएं सॉल्व करके, ये क्या कह दिया, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का बनता है। मतलब यहाँ पर एच आई इज इक्वल टू जो है ना वो एच ओ के क्या है, इक्वल है, ठीक। यानी यम की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब यम की वैल्यू अगर 1 हो गया तो यहाँ पे अगर हम अवतल दर्पण बना करके डायग्राम आपको समझाएं तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, मुख्य अक्ष हो गया। ये अगर हमारा सी हो गया तो ये हो गया क्या चीज़, वस्तु। इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती हैं। एक और प्रकाश की किरण हम कहाँ भेज देते हैं, सी पर, ये इस पाथ का अनुसरण करती हैं, ठीक है। या एक और रेज अगर आप एफ से भेजेंगे तो ये इस पथ का अनुसरण करते हैं, मतलब तीनों रेज एक ही बिंदु से कट करेंगी। तो यहाँ पर ये वस्तु होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो गई, माइनस की जो हो गई। और यही आपकी कितना है, क्या कहा है, दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब v की वैल्यू कितना है, अगर हम v की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक कहा है। v भी आपका क्या हो गया, यहाँ पर -18 हो गया। u भी आपका कितना हो गया, -18 हो गया, ठीक है। तो हमको बताना है क्या चीज़, यहाँ से फोकल लेंथ क्या होगा। एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या होता है, u फार्मूला होता है। v की वैल्यू भी -1/18 हो गया और ये भी -1/18 हो गया। तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या है, 18 है तो 18 लिख दीजिए, ये -2 हो जाएगा। 1/f 2 से 18 को कैंसिल करेंगे तो 9 मिलेगा, -1/9। तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, -9 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर उस अवतल दर्पण, पहली बात तो ये कैसा फोकल लेंथ आया, माइनस का आया है, तो इसका मतलब जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। आपको बताया जा चुका है अगर ये नेगेटिव आता है तो समझ जाइएगा कि कौन सा दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कारण बताइए हम सौर भट्टियों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, जब प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना होगा ना तो यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, और जब फैलाना होगा तो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल दर्पण का। वाहनों में स्पष्ट दृश्य के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब बहुत छोटे से जगह में या छोटे से मिरर में, उत्तल दर्पण के छोटे से जगह पर क्या करता है, ये बहुत बड़े बड़े रीजन को दिखा देता है, मतलब बड़े वस्तुओं का इमेज इसमें दिखा देता है। बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जिससे कि हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल, सेविंग दर्पण, वही सिंपल सी बात है कि बिंब वही होना चाहिए, मतलब कौन सा, ये आपको दिखा दें हम, चलिए दिखा देते हैं वो कौन सी स्थिति होगी। स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो अवतल दर्पण के जो 6-7 स्थितियाँ हमने बताई है उसी में से एक स्थिति यहाँ पर काम करता है, दिखा सकते हैं जस्ट इसी में। ये देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है छठा केस, इस छठे केस में देखेंगे एफ और पी के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु आता है तभी उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसलिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए, तब जा कर के उसका कैसा इमेज बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हमने क्या करा दिया, न्यूमेरिकल भी आपको एक क्वेश्चन तो करा ही दिया उस फार्मूले पे बेस्ड, ठीक है।
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे टार्च और सर्चलाइट में भी इसका इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। फिर आता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। सिंपल सी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं जी, फोकस कहते हैं। बहुत सिंपल सा परिभाषा हो गया। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r इक्वल टू कितना, चलिए इसको भी हम सॉल्व करके बता देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए r इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। ये बट ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है, नहीं गोली दर्पण के नाम लिया, नाम नहीं लिया कौन सा ये उत्तल दर्पण है कि अवतल, ठीक है, तो छोड़ दिया हमने। इसकी फोकस दूरी क्या होगी आपको बता दे, r इक्वल टू एक फार्मूला होता है 2f, है ना, तो f इक्वल टू लिखेंगे तो कितना r/2 हो जाएगा। r की वैल्यू कितना भाई 20/2, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने सॉल्व हो चुका है। जस्ट इसी के बाद उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। भाई दर्पण का नाम बताना है जो वस्तु का सीधा तथा आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना सके, सीधा होना चाहिए। आप ये जानते हो कि अवतल दर्पण में भी एक बार सीधा बनता है जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, लेकिन इस केस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो बताना है नाम, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो आपका अवतल दर्पण भी होता है जो क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यही वो दर्पण है जिससे आपको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। फिर वह कहा हुआ कि वह कौन सा दर्पण जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। भाई आपको मैंने बताया कि कौन सी दर्पण होगी, ये केवल और केवल धनात्मक की अगर बात करेगा तो उत्तल दर्पण होगी, ठीक है। कौन सी दर्पण होगी, ये उत्तल दर्पण होगी, तो याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, भाई आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के लिए तो हमेशा बनता है, ठीक है, तो ये भी आपको तैयार रखना चाहिए। फिर आता है आगे चल करके किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंदु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। भाई देख लीजिए जो 6 केस है ना, उन्हीं 6 केस में से कोई एक है। कहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया गया, आभासी भी है, ठीक, सीधा। भाई देख लो अवतल दर्पण में केवल एक ही केस ऐसा जिसमें आभासी होता है, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तभी वो ऐसा बनता, अन्यथा कभी नहीं बनता। 6 केस में जो 6वां केस है उसी 6ठे केस में इस बात की डिस्कशन की गई है कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो उसके बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। सवाल नंबर 6 में कहा है गोली दर्पण का आकार, क्या कहा है, गोली दर्पण का आकार एवं उससे प्राप्त प्रतिबिंब के 2 गुण बताइए जिसका आवर्धन कितना +6 हो जाए। अगर वो किसी का आवर्धन कितना दे दिया, 6 दे दिया है प्लस का, इसका मतलब जब भी आवर्धन की वैल्यू हमने बताया जस्ट ऊपर, यहाँ पे ऊपर ही जस्ट एक पॉइंट था अपना, दिखा सकते हैं आपको हम, किससे संबंधित, यम से संबंधित। देखिए यम का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो और 1 से बड़ा हो तो वो दर्पण कौन सा होता है, दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेना है, बिल्कुल कहा है ना भाई। देखिए +6 है, 1 से बड़ा है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, वो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। फिर आता है प्रकाश का अपवर्तन। भाई चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल अभी अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। अब हमको पढ़ना है क्या चीज़, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है। देखिए आपको इस सामने यहाँ एक इमेज भी है, दिखा दिया हमने। यहाँ इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि कोई प्रकाश की किरण देखिए EF डायरेक्शन से आ गई है, फिर ये O से O' की तरफ, ये इस पथ का अनुसरण करते O' तक जाती है, फिर यहाँ से निकल करके O' के मार्ग से वापस उधर बाहर की तरफ चली जाती है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, भाई देख लीजिए यहाँ वायु हो और ये क्या है, कांच है, ग्लास है, तो माध्यम में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ वायु है और ये क्या है, कांच है। वायु और कांच में एक अंतर और आपको देखने को मिलेगा, वायु का घनत्व तो बिल्कुल 0 लगभग लगेगा, लेकिन ग्लास का, कांच का कुछ न कुछ घनत्व होगा। तो जब भी माध्यम में बदलाव हो और तब, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जिसका घनत्व बिल्कुल कम है या बेहद 0 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे या रेयर मीडियम कहेंगे। और जिसके मतलब घनत्व कुछ होगी पारदर्शी माध्यम का तो उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। तो ये वायु क्या हो गया, विरल हो गया, और कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपवर्तन को समझे।
अपवर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से जाती है दूसरे माध्यम में और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए चलने का डायरेक्शन तो इसका ये था बिल्कुल सीधा, लेकिन सीधा गया नहीं, किसी और मार्ग में चला गया, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या याद रखना चाहिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण दिया हुआ भाई देख लिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ। मतलब आप स्विमिंग पूल छोड़ दो, गिलास में देखना, गिलास में क्या होता है, गिलास में पानी भरा हुआ तो गिलास की वास्तविक गहराई कुछ और होती है और दिखता कुछ और है ना। अगर उसमें आप क्या कर दो, कोई पेंसिल डाल दो, पेंसिल क्या हो जाएगा, टेढ़ा दिखता हुआ प्रतीत होगा। कांच के गिलास में नींबू का वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत का होता है। देखिए कांच के गिलास में पड़े नींबू का वास्तविक आकार से क्या होता है, वो बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर कुछ ऊपर उठे हुए प्रतीत होते। मतलब ये सभी घटनाएं किससे संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से। एक और घटना आपको हम बता देते हैं, आकाश में अगर आप क्या देखते हैं रात के समय में तारों को, तो वो तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रकाश का वहाँ पर भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। आपको बता दें हम, कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन बताना है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, इस चित्र में कोई प्रकाश की किरण कौन है, ये आपतित किरण है। EF जो है आपका क्या, आपतित किरण, EF O आपतित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण है कौन, OO' और O' जो है वो निर्गत किरण है। जब कोई प्रकाश किरण एक मार्ग से, देखिए यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो रही नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कौन सी पॉइंट की डिस्कशन करनी है हमें। आता है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है ना। ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तन अगर हम जान चुके हैं तो अब इससे संबंधित दो नियम भी होते हैं। पहला नियम क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होती है वो एक होगी कौन सी, आपतित किरण, और दूसरी कौन सी होगी, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी एक माध्यम से अलग रहते हैं। देख पा रहे होंगे आप, जस्ट इसी के ऊपर है यहाँ पर, ये आपकी आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो AB पट्टी है, ये पट्टी क्या कर रही है, माध्यमों में बंटवारा कर रही है। यहाँ वायु और नीचे क्या है, यहाँ पर कांच है। तो वायु और कांच में बांटने का काम कौन कर रहा है, AB जो पृष्ठ है वो माध्यमों में क्या कर रही है, बंटवारा कर रही है। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि जो आपतित किरण है और दूसरा अपवर्तित किरण है, तो उन दोनों किरणों के साथ ही साथ ये जो नॉर्मल पॉइंट, मतलब कौन, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु कहाँ है, ये O आपतन बिंदु, और ये कौन है, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर से आपको बता दें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हो जाता है। दूसरा नियम होता है जो प्रकाश की किरण का आपतन कोण होता है। देखिए इस केस में जो I1 हो गया और यहाँ पे R1 हो गया, यानी ये I आपका हो, यानी कौन सा, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण आपका नॉर्मल, अभिलंब के साथ बना हुआ जो अपवर्तित किरण है, उनके बीच बना हुआ कोण क्या, R1 है। तो अगर ये आपका I हो और ये क्या हो, R हो, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आपतन कोण, और इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, देखिए यहाँ पे लिख पा रहे होंगे आप, क्या देख पा रहे होंगे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब क्या होता है, साइन वैल्यू, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो स्थिरांक होता है। देखिए साइन I अपान साइन R, ये स्थिरांक थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, बट कोई बात नहीं, आप उसको समझ लीजिएगा। साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू क्या, स्थिरांक, या फिर क्या कहते हैं इसको, नियतांक कहते हैं। और इस किसी एक माध्यम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे यन होता है ना। इस यन को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे अपवर्तनांक, यानी ये जो स्थिरांक है उसी स्थिरांक को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। अपवर्तनांक को किसी दूसरे फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करें तो पहले माध्यम में भाई देख लीजिए, प्रकाश ऐसे तो चलता नहीं होगा, इसके पास कुछ चाल होती होगी ना। निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमने बताया था जस्ट। तो यहाँ पे माध्यम पहले में, जैसे कोई क्या, प्रकाश की किरण वायु से किसी कांच में प्रवेश कर रही है, कांच से वायु में या फिर वायु से कांच में। तो चलिए हमने कह दिया क्या, प्रकाश की किरण वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है। तो पहला माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया। तो वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, वहाँ पर उस माध्यम का, मतलब कौन से, दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम, हाँ दूसरे माध्यम का क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ का
अपवर्तनांक हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है n21 मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको क्या पढ़ते हैं, n21 को क्या पढ़ा जाएगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या चीज़, अपवर्तनांक। ठीक है, n21 को इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया गया v1/v2, जहाँ v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कहते हैं। इसी क्रम में आ जाएगा आपको, अगर n12 लिख दिया गया मतलब क्रम उल्टा हो जाएगा, तो ये v2/v1 हो जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर आता है इसी क्रम में निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, अच्छा इंग्लिश में इसको अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात करेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कौन सा हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ भाई दो माध्यम होगा, लेकिन पहला माध्यम क्या होता है, निर्वात अथवा वायु होगा। देखिए यहाँ पर कैपिटल एन लिख दिया गया, लेकिन ये कैपिटल एन नहीं है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का स्मॉल एन ही सिंबल होता है, जस्ट वही पुराना वाला जो आप यहाँ पे पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे पहला माध्यम क्या होता है, निर्वात होता है या वायु होता है, दूसरा कोई भी माध्यम होता है। मतलब कहने का हमारे कि यदि कोई प्रकाश की किरण वायु अथवा निर्वात से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक के साथ सबसे ज़रूरी बात ये है याद रखने के लिए कि पहला माध्यम क्या होता है भाई, निर्वात अथवा वायु होता है। दूसरा कोई भी माध्यम हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो क्या हो, पारदर्शी माध्यम हो। ठीक, तो पहले माध्यम मतलब कौन सा, निर्वात अथवा वायु हो, दूसरा कोई भी माध्यम चलेगा। देखिए इसी क्रम में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है ना। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, यहाँ पॉइंट बेचारा लिखना भूल गया है, बट कोई बात नहीं, 2.42 ये क्या हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक। इस नेचर में या प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे सघन कोई मतलब सबसे कठोर वस्तु है तो वो कौन है, हीरा है। और उसी का अपवर्तनांक कितना, 2.42 होता है। मतलब इससे ज़्यादा अपवर्तनांक का यहाँ पर कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम हम आपको समझा चुके हैं पहले ही। जैसे वायु हो गया और कांच हो गया, तो वायु कैसा विरल माध्यम होगा और कांच कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि सघन माध्यम में जब विरल से सघन में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब की ही ओर, इसी जो डॉटेड लाइन है ना ऊपर से नीचे की तरफ रेड वाला, तो इसी की ओर देखिए ये थोड़ा झुक गया, मतलब टेढ़ा हो गया है। जब भी विरल से सघन में जाएगा तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। ठीक, जस्ट इसी का देख लीजिए, जहाँ पर सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट गया। तो ये आपको क्या करना है, बातों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, फिर आता है गोलीय लेंस, क्योंकि अपवर्तन की बात चल रहा था और अपवर्तन कहाँ पे पाया जाता है, लेंसों में भी पाया जाता है। तो लेंस में कौन कौन से लेंस हमारे पास हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, ये सिलेबस में है। क्या कहा गया, गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी समांग माध्यम जिसके दोनों तल क्या हों, गोलीय हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। भाई पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई दे। समांग पारदर्शी कहने का मतलब जब ये लेंस बनाया गया हो कि ऐसा नहीं कि किसी एक हिस्से का घनत्व कुछ और हो, किसी और हिस्से का घनत्व कुछ और हो, एक समान पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, है ना। उसी को क्या कहेंगे, समांग पारदर्शी माध्यम। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से बनाया जाता है ताकि इसका जो डेंसिटी हो अलग अलग हिस्से का अलग अलग ना होने पावे। अब देखिए लेंस में अंतर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला होता है। ठीक, यह किनारों पर क्या होता है, पतला हो जाता है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है और अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है ना वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। ये भी इनमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। पहला चीज, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आया तो ये कहाँ से चला गया, फोकस से चला गया। दूसरे की अगर हम बात करेंगे, अगर फोकस से आएगा तो कहाँ से चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तीसरे की बात करें, अगर कोई यहाँ देखिए ये बिंदु जो है ना ओ, इसको कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाशिक किरण आएगा तो वो सीधे सीधे आगे निकल जाएगा, वो विचलित नहीं होता। जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से वापस आगे की ओर
चला जाता है, वो वापस नहीं, जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से आगे चला जाएगा। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना इस टेबल को आप याद रखिए, नहीं तो फिर यहाँ पे इस सभी बातों को इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या है, पहले केस में जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, अनंत पर से आती है, मतलब कहने का वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। देख पा रहे होंगे इस टेबल में पहला पॉइंट कहाँ है, कहाँ पर, वो बिंद की स्थिति क्या बताया गया, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ, F2 पर अत्यंत छोटा, आभासी तथा उल्टा होता है। ठीक है, आभासी और सॉरी आभासी नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, आभासी नहीं होगा, ये कैसा होगा भाई, वास्तविक के साथ आपको उल्टा याद रखना है। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, वास्तविक के साथ क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, वो गलती से लिख गया है वो, पर वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए पहले केस में क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ अपवर्तन होता है जी, क्योंकि लेंस के इस पार से उस पार ये प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं और अपने मार्ग से विचलित भी हो जा रही हैं। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलती हैं, फोकस पर आके मिलती हैं, जो कि F2 होता है, द्वितीय मुख्य फोकस। लेंस में दो फोकस होते हैं, एक बाईं तरफ होता है, दूसरा दाईं तरफ होती हैं। जो दाहिनी तरफ होती है वही द्वितीय फोकस होती है और द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस हुआ करता है। तो ये F2 पर मिलती हैं, यानी इस बिंदु पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है बिंदु के आकार का। देखिए जो क्या करते हैं, उत्तल लेंस से कभी आप क्या करते हो, किसी चीज़ को जलाते हो तो उस दौरान यही काम करते हो। सूर्य कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, तो उसके द्वारा प्रकाश की किरणों को वो क्या करता है, लेंस एकत्रित कर देता है कहाँ पर, अपने फोकस पर, जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर जलने लगती है यहाँ पे रखने के बाद से। यानी F2 वाले पोजीशन पे किसी भी वस्तु को रखा जाएगा तो क्या होगा, गर्म होकर जलने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम से दूसरे स्टेप में क्या हो, जब वस्तु कहाँ पर आ जाए, 2F1 के थोड़ा परे हो, यानी AB स्थिति कहाँ है, यहाँ पर AB देख पा रहे होंगे, जस्ट AB वाले स्थिति में आप देख पा रहे हो, कौन से, दूसरे वाले डायग्राम में। दूसरा वाला डायग्राम हमारा कौन है, दूसरा वाला डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला दूसरा डायग्राम है। AB यहाँ वस्तु हो गया, तो AB से चलने वाली कौन सी, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गई, वो फोकस से होकर चली गई। एक दूसरी लाइट रे कहाँ से, O से गई, A से निकल कर O से पास की, तो दोनों एक दूसरे को A' पे प्रतिच्छेद किए हैं, तो यहाँ A' B' क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा केस। लेकिन यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। जस्ट यहाँ पे अगर वस्तु को 2F1 पर रख देते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन वस्तु को और आगे ले जाके रखें, देखिए अनंत पर था तो ठीक, आगे लाया गया 2F1 तक, फिर 2F1 पर रखा गया, अब 2F1 से भी आगे ले जाया जा रहा है, तो 2F1 और F1 के बीच जब वस्तु AB को रखा जाएगा तो उसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, तो ये भी बात को आपको क्या करना है, जस्ट याद रख लेना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, कौन सा पॉइंट है देखते हैं। इस बार वस्तु को कहाँ पर रख दिया गया, प्रथम फोकस पर। ये देख रहे होंगे आप, F1 पर ला के वस्तु को रख दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है जी, अनंत पर जाके बनता है। ये आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये देखिए प्रकाशीय किरणें समांतर चली गई तो मान लेते कहाँ पर जाके कट करती होंगी, अनंत पर कट करती होंगी, और वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई डायग्राम है तो ये अंतिम वाला डायग्राम है। यहाँ वस्तु को प्रथम फोकस और लेंस के बीच रख दिया जाता है। इसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसी के वजह से जो घड़ी वगैरह के जो मैकेनिक होते हैं उसके कालपुर्जों को देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से उसके पुर्जे क्या होने लगते हैं, बड़े दिखाई देने लगते हैं, और उसका मतलब वो लोग कमियों को पहचान जाते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर सही करते हैं, घड़ी के अंदर सुधार करते हैं, मैकेनिक लोग इस्तेमाल करेंगे। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, मुख्य के समांतर आने वाली प्रकाश किरण देखिए यहीं से आगे की तरफ, मतलब ये फैल जाता है, ये अपसारी लेंस होता है, ये किरणों को फैला देगा, तो उसको बैक साइड बढ़ाते तो F1 से होकर ये गुजरता है। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं उसी का अपोजिट है उत्तल लेंस का। दूसरा क्या होता है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आ जाए, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए तो कहाँ चला जाएगा भाई, फोकस F2 से होता हुआ जाता हुआ प्रतीत होता है। ये वास्तव में नहीं होता, बस वर्चुअल फॉर्मेट में होता है। अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है तो सीधे उसी मार्ग से आगे चला जाता है। ठीक, अवतल लेंस में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात F1 यानी प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
दूसरा अगर डायग्राम की बात करें कि वस्तु को कहीं पर भी रख दिया जाए, उसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक, तो ये हो गया। लेंस का फार्मूला जो होता है 1/v - 1/u = 1/f हुआ करता है। तो आपको वहाँ पे देखिएगा दर्पण का सूत्र था और यहाँ कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र है। तो इसको क्या करिएगा आप याद रखिएगा, 1/v - 1/u = 1/f। आवर्धन की अगर बात करेंगे तो वही पुराना वाला फार्मूला HI/HO होता है। जस्ट इसके पहले हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, गोली दर्पण के लिए पढ़े थे। लेंस की क्षमता की बात कर लें तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है, जिसे कैपिटल P से हम लोग डिनोट करते हैं। P = 1/f होता है। P का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। एक डायोप्टर का डेफिनेशन अगर बताया जाए तो एक लेंस ऐसा जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, एक डायोप्टर के बराबर होती है। ठीक है, एक डायोप्टर का परिभाषा हो गया। दूसरा चीज़ क्या हमने बताया यहाँ पे कि ये जो प्लस का होता है, अगर क्षमता कैसी हो, प्लस की हो तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, और वो माइनस का होगा तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्षमता कैसा आ जाए, प्लस का, तो जब प्लस की क्षमता होती है लेंस की क्षमता तो उत्तल लेंस की, अगर माइनस की हो गई तो कौन सी, उत्तल लेंस हो जाएगी। ठीक, अगर एक साथ कई लेंसों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उन लेंसों की कुल क्षमताओं को आप क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे, यानी P = P1 + P2 + P3 सब कुछ सीधे सीधे जुड़ जाता है। अब आ जाता है प्रश्नावली। प्रश्नावली में हमको पढ़ने को मिलता है कि देखिए यहाँ पर 3 माध्यमों ABC का अपवर्तनांक दे रखा है 1, 3 और 1.5 और 1.4। इसमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। देखिए, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है जिस माध्यम का, उसमें चाल सबसे कम होता है, ये बात आप जान लीजिएगा। जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसकी चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे माध्यम A जो है ना वो अपवर्तनांक सबसे कम है, जिस वजह से चाल क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम वहाँ पे चाल क्या होगा, सबसे अधिक। तो इन तीनों चारों में सबसे, एक मिनट, ये 1.3 है अप्रॉक्स में भी, क्योंकि माध्यम यहाँ 3 माध्यम ABC है तो 1.3, 1.5, 1.4 है ना। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1.3 है ये। तो 1.3 जिस माध्यम का, किस माध्यम का, वही A का। सबसे कम किसका है, A का। तो सबसे तेज किस में चलता है, A वाले माध्यम में चलेगा प्रकाश, यानी चाल सबसे अधिक कहाँ पर होगी, A माध्यम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण वायु से मिट्टी के तेल में जिसका अपवर्तनांक 1.47 में प्रवेश करते हुए प्रकाश की चाल मिट्टी के तेल में क्या होगी। देखिएगा, मिट्टी के तेल में कैलकुलेशन अगर हम करें, चलिए देखते हैं कैलकुलेशन करके इसको। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है देख लीजिएगा, N = बता दे V1। देखिएगा हमारे पास प्रकाश की किरण कहाँ से, वायु से मिट्टी के तेल में प्रवेश करती है। चलिए, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, C होती है। और दूसरा क्या है, मिट्टी के तेल में प्रकाश की चाल अगर V हो तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे V = C/N लिख पाएंगे। C की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ होती है। ये प्रकाश की चाल कहाँ पर, निर्वात अथवा वायु में होती है। N की वैल्यू कितना, 1.4 है ना, ये 1.47 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। तो चलिए हमने लिख दिया क्या चाहिए, 1.5। इसमें से हमने क्या कर दिया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 क्या हो जाएगा, 15 × 10⁸ हो जाएगा। अब 15 को 30 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 × 10 क्या हो जाएगा, 8 मीटर/सेकेंड। यानी मिट्टी के तेल में जो प्रकाश की चाल आएगी वो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के बराबर होगी। तो ये आपका ये पहली बात तो फार्मूला है, N = C/V। मतलब पहले माध्यम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, आप इससे क्या करेंगे, इस फार्मूले में N आपका क्या अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक 1.47, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया और इसको लगभग किस में बना दिया, 1.5 में। क्योंकि ये सीधे सीधे डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो हमने अप्रॉक्स में इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया 1.5 और आसानी से वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ऐसा हमने कर दिया। अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस ऐसा लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है भाई, एकत्रित करता है। तो कौन करता है, उत्तल लेंस। ये कौन ऐसा काम करता है, केवल उत्तल लेंस करता है। अपसारी जो होता है वो फैलाने का काम होता है। तो फैलाने का काम कौन करता है, प्रकाश की किरण प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। सवाल नंबर 4 है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले होता है। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। दर्पण की कितनी दूरी पर पर्दे का रखा जाए कोई वस्तु का स्पष्ट फोकस पर करने वाला प्रतिबिंब बन सके। तो ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा सकते हैं, पर इसको हम सोच रहे हैं नए वीडियो में बताने को।
तो आप अगर कर पाइएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और मैं काफ़ी समय से इसको मैं बना भी रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल की आवश्यकता है, सवालों को हल करना है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम क्या कर सकें आप सभी के लिए और बेहतरीन सवालों का कलेक्शन करके आपको बता सकें और पढ़ा सकें। धन्यवाद।